बिल के प्रावधान अभी सामने भी नहीं आए। सिर्फ वक्फ एक्ट पर अभी चर्चा ही चल रही है कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन माहौल बनाने वाले पहले से जुट गए कि मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीन लेगी, मोदी सरकार मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी कानून में संशोधन कहकर विरोध कर रहे हैं। इससे वक्फ कानून कमजोर हो जाएगा कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएगा बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। जबकि कानून के बहुत अच्छे जानकार ओवैसी ये नहीं बता रहे कि वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी क्यों गई जितनी इस देश में किसी और धर्म से जुड़ी संस्था को नहीं दी गई। क्यों मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को दी गई? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन किसी को नहीं, सिर्फ वक्फ बोर्ड को। क्यों? नरेंद्र मोदी तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा या कहिए बहुत ज्यादा ताकत कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को थमा दी थी, उस ताकत को सीमित करेंगे ताकि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर पावर का जो डिसबैलेंस बनाया गया है वो ठीक किया जा सके। वक्फ कानून में कैसे कैसे बदलाव किए गए, वक्फ बोर्ड को सरकारों जितना ताकतवर कैसे बनाती चली गई कांग्रेस, ये सब आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिससे आपको सीधे समझ में आ जाए कि वक्फ बोर्ड के नाम पर चल क्या रहा है और क्यों इस एक्ट को बदलना जरूरी है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, साल 2014 के चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टी पर सरकारी दावा छोड़ दिया और इन संपत्तियों को बिना किसी पुख्ता आधार के वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। दूसरा उदाहरण, तमिलनाडु में तो वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया, जबकि उस गांव में ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है। वहां 1500 साल पुराना मंदिर भी है। गांव की जमीन वक्फ की संपत्ति है। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को बेचने की कोशिश की तो उसे कहा गया कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आओ क्योंकि ये तो वक्फ की जमीन है। लोग पूछ रहे हैं, भाई ये 1500 साल पुराना मंदिर, इस्लाम को खुद ही मुसलमान भी कहते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो जो धर्म 1400 साल पहले आया और जो मंदिर 1500 साल पुराना है वो उस धर्म का कैसे हो गया, वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गया? तीसरा उदाहरण, साल 2021 में सूरत नगर निगम मुख्यालय की बिल्डिंग को गुजरात वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तर्क यह दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दिया गया था और इस बार जिस संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। चौथा उदाहरण, साल 2018 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है। एएसआई ने इसका विरोध किया कि अगर ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो कल तो ये लाल किला और फतेहपुर सीकरी पर भी दावा ठोक देंगे। भाई ये तो आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। इस तरह से देश में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे। और अभी आपको एक एक चीज बताऊंगा। और ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ है बॉस। ये सारी शक्तियां कि जहां मैंने उंगली रख दी, कह दिया कि ये वक्फ की है, वो वक्फ की हो जाएगी, दूसरे को साबित करना पड़ेगा ये वक्फ की नहीं है, ये हवा में नहीं हुआ। इनको शक्तियां दी गई और वो शक्तियां कांग्रेस ने दी। यहां आपको यह समझना चाहिए कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में साल 1995 और साल 2013 में वक्फ बोर्ड कानून के तहत वो ताकतें दे दी गई वक्फ बोर्ड को कानून के तहत जो आजादी से पहले के वक्फ कानून में भी नहीं थी। मतलब जो ताकत वक्फ बोर्ड को, वक्फ के कानून को अंग्रेजों ने भी नहीं दी, वो कांग्रेस ने दे दी और ऐसे प्रावधान कर दिए जो इस्लामिक लॉ के भी मुताबिक नहीं थे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने क्या कर दिया। जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल दो तरह की होती है। वक्फ प्रॉपर्टी, इसके दो प्रकार हैं। पहला, उसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। यह पहला तरीका होता है। इसका मतलब क्या है वक्फ अल औलाद का? इसका मतलब जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जिसके आपके पास कागजात है, वो आपने धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कर दी, तो उसको वक्फ अल औलाद कहते हैं। एक दूसरी तरीके की वक्फ प्रॉपर्टी भी आई, इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और ये वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी है,
ये जो तरीका है वक्फ प्रॉपर्टी का, ये 1995 के पहले नहीं था। ये 1995 में अमेंडमेंट करके कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई। नरसिम्हा राव सरकार एक अमेंडमेंट करके वक्फ एक्ट में ये वक्फ बाय यूजर लेकर आती। और आपको हैरानी होगी, किसी ज्यादातर बड़े इस्लामिक राष्ट्र में भी वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ बाय यूजर क्या है बॉस? वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के आपके पास कागजात भी ना हो और आप उसे कहें कि मैं धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करता रहा हूं, तो आप उसे वक्फ कर सकते हैं। मतलब आप उसे अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, आपके पास कागज है भी नहीं। वक्फ बाय यूजर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है उसने वक्फ कर दिया। मतलब एक तरह से यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि भाई जिधर उंगली मन उधर उंगली रखो, वो जमीन तुम्हारी। ये टाइप का हिसाब कर दिया गया 1995 में कांग्रेस की सरकार ने यह अमेंडमेंट लाकर। और अगर ये इतना इस्लामिक है तो बड़े बड़े इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बाय यूजर होना चाहिए था, वहां क्यों नहीं है? यह हुआ इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर। किसी और धर्म के पास यह पावर है कि मैं इस्तेमाल करता हूं इसलिए मेरा हो गया और मैं अब इसको ऊपर वाले को दे रहा हूं। आप ये समझिए कि यह प्रावधान कितना ताकतवर है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल हुआ था। वक्फ बोर्ड के कानून में कैसे कैसे खेल किए गए, इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं, और यह भी कांग्रेस ने किया। दरअसल हर 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। एक तो इसका खर्च राज्य सरकार देती है, हम आप टैक्स भरते हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है तो वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से राज्य सरकारें भरती हैं। क्यों भाई? खैर, अगर सर्वे में किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वरिष्ठ वकील विष्णु जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट में यह कहा गया कि किसी गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होता है। इस आदेश को पलटने के लिए 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ एक्ट के सेक्शन 6 में बदलाव कर देती है। यह फ्रीडम दे दी जाती है कि अगर किसी गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ के सर्वे में आती है तो उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब नॉन मुस्लिम की जमीन भी अगर आ गई वक्फ के सर्वे में कि भाई वो वक्फ की है, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। ये उसको साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है और वक्फ ट्रिब्यूनल में करना पड़ेगा। ये 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया अमेंडमेंट। देख रहे हैं आप? और जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी जब ये आप लड़ाई लड़ने बैठेंगे तो उसमें एक इस्लामिक कानून का जानकार भी होगा 3 लोगों में। आपने कभी ऐसा सुना कि आप किसी मंदिर के लिए या दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हिंदू मामलों का जानकार भी बैठेगा? ऐसी ऐसी अलग से सुविधाएं दी गई और फिर कहा जाता है सेक्युलरिज्म अब खतरे में पड़ा है। वैसे तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में हर बार सेक्युलरिज्म की दलील देते हैं, लेकिन जैसे ही सभी धर्मों को समान हक देने की बात आती है तो इंडी गठबंधन को सांप सूंघ जाता है। आप देखिए वक्फ कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे सीधे एक तरफा दिखते हैं, जो किसी दूसरे धर्म के मुकाबले बहुत भेदभावपूर्ण है। किसी और धर्म के पास ऐसी शक्तियां ही नहीं है। जैसे संपत्ति को लेकर वक्फ के नियम शुरुआत में केवल मुसलमानों पर लागू होते थे, लेकिन अब ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होते हैं, जबकि ऐसे अधिकार किसी भी और धर्म के को नहीं दिए गए। मतलब नॉन मुस्लिम की संपत्ति भी जो है उसको वक्फ कह सकता है कि ये वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। है वक्फ की संपत्ति अगर किसी ने कर दिया, नॉन मुसलमान की संपत्ति कैसे वक्फ होगी बॉस? किसी और धर्म के पास ये शक्ति है? वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म के आम नागरिक की संपत्ति यानी गैर मुस्लिम की संपत्ति को अपना बता सकता है। अन्य बाकी धर्मों से जुड़ी संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका निपटारा सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। वक्फ का अपना पर्सनल ट्रिब्यूनल है। मतलब एक सेक्युलर देश में एक धर्म विशेष का अपना पर्सनल कोर्ट है जहां वक्फ से जुड़े मामलों का निपटारा होता है। ऐसा ट्रिब्यूनल या ऐसी ताकत किसी और धर्म के पास है क्या? वहीं दूसरी तरफ किसी भी दूसरे धर्म को अपनी जमीन से जुड़े विवाद का निपटारा करना होता है तो उसे आम नागरिक की तरह लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करना है तो उसे 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देकर इसकी सूचना देनी होती है।
ऐसी पावर सिर्फ सरकारों के पास होती है कि अगर किसी को सरकार के खिलाफ केस करना हो तो उसे सरकार को 2 महीने पहले नोटिस देकर बताना पड़ता है। यह जो पावर सरकार के पास है वो इस देश में पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को दे रखी है, लेकिन किसी और धर्म के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबर और मुतवल्लियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है, जबकि पुरोहित, पुजारी, पादरी, किसी को कोई ऐसा दर्जा मिला है क्या? आपको पता है? अगर भगवान की संपत्ति के कब्जे का कोई केस है तो पुजारी या उसके स्टेक होल्डर को तय समय सीमा में कोर्ट में आना पड़ता है कि इतने दिन में आपने इस पे केस किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला गया। लेकिन वक्फ के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी कभी भी दावा ठोक सकता है कि यह वक्फ की जमीन है। इतने ज्यादा भेदभावपूर्ण प्रावधान को खत्म करने के लिए एक तो किसी ने कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने भर भर के दे दिया कि लो ये भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो वाला हिसाब कर दिया, बाकी धर्मों को दिया नहीं। सेक्युलरिज्म को आपने नीचे जमीन में धसोड़ दिया और अब कोई नरेंद्र मोदी सरकार उस सेक्युलरिज्म को स्थापित करने जा रही है, वक्फ कानून में बदलाव करने की जा रही है, तो उससे भी इंडी गठबंधन को दिक्कत है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इसका विरोध कर दिया। विरोध करते हुए अपनी ही बात में फंस भी गए। नाना पटोले ने कहा कि जब सरकार हिंदू मंदिर पर कब्जा कर सकती है तो फिर मुसलमानों को क्या छोड़ेगी। एक बार नाना पटोले को सुनिए, फिर बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के पास किन देशों से भी ज्यादा जमीन है और कांग्रेस ने वक्फ एक्ट में जो किया उसका देश के लिए मतलब क्या है। जो हिंदू के मंदिर थे उनको भी सरकार के कब्जे में इन लोगों ने लिया। सब मंदिरों को इन लोगों ने सरकार के कब्जे में लिया। तो हिंदू को नहीं छोड़ा तो ये मुस्लिमों को छोड़ने वाले हैं क्या? नाना पटोले खुद मान रहे हैं कि सरकार हिंदू मंदिरों का मैनेजमेंट अपने पास रखती है, तो फिर मुसलमानों के लिए अलग संस्था और कानून क्यों? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है बॉस, जितनी जमीन कई देशों के पास नहीं है। अगर आप देखेंगे वक्फ बोर्ड के पास जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास आप देखिए कुल जमीन कितनी है। कुल जमीन वक्फ के पास कहा जाता है कि जो अनुमान है उसके मुताबिक 3804 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। अब मैं आपको कुछ देश के नाम बताता हूं। जैसे एक देश है लग्जमबर्ग, यह देश है, ठीक है। इस पूरे देश का जो एरिया है वो है 2586 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जितना वक्फ के पास प्रॉपर्टी है उससे छोटा तो एक देश है। देश से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। मॉरिशस, कई बार आप घूमने गए होंगे ना मॉरिशस, भारत से, इसके पास 2040 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरे देश के पास, और वक्फ के पास 3804। बहरीन एक और देश, इसके पास कितनी जमीन है? 760 स्क्वायर किलोमीटर, और वक्फ के पास इससे ऑलमोस्ट 4-5 गुना। सिंगापुर जैसा देश, बेचारा इतना विकसित होने वाला देश, वो भी 719 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का एरिया रखता है। 719, उससे भी 5 गुना से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास। मालदीव के पास 298 स्क्वायर किलोमीटर। यह है वक्फ की संपत्तियों का हिसाब। और कई लोगों का दावा है कि इसमें ये जो वक्फ बाय यूजर वाला क्लॉज कांग्रेस ने उठा के दे दिया कि लो, उसका बड़ा योगदान है। वक्फ कानून में मिले असीमित अधिकार से वक्फ बोर्ड कितने ताकतवर हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ कानून 1995 और संशोधित कानून 2013 में वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड पावर दी गई, उसका असर यह हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास दोगुनी संपत्तियां हो गई। शुरुआत में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 संपत्तियां थी। साल 2009 में यह बढ़कर 3 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हो गई। 3 लाख संपत्तियों के जरिए वक्फ बोर्ड के अंडर 4 लाख एकड़ जमीन आ गई। 15 साल में यह संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 8,72,000 तक पहुंच गई, और जमीन भी 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9 लाख एकड़ तक हो गई। मतलब लगभग डबल से भी ज्यादा।
अब समझ में आया कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट किए उसका क्या असर हुआ, क्या मतलब है देश के लिए इसका। आप सोचिए पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जिसने 15 साल में लाखों एकड़ संपत्ति अर्जित कर ली हो। और हैरानी की बात यह है कि इन संपत्तियों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मात्र 200 करोड़ रुपया सालाना है। और इसीलिए कई लोग आरोप लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, उससे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के कल्याण की बजाय किसी और के जेब में जा रही है। जबकि वक्फ बोर्ड इसलिए बना ताकि गरीबों की मदद हो सके, लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, ये आरोप लगते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब इस खेल को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा भला गरीब मुसलमानों का ही होगा, उनके कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा। लेकिन नैरेटिव क्या बन रहा है? मोदी मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। कितने गरीब मुसलमान के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, बहुत जरा बताइएगा। अगर किसी कानून के प्रावधान को गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बदलने में क्या बुराई है? लेकिन इंडी गठबंधन को तो वोट बैंक दिखता है, इसलिए वक्फ एक्ट का विरोध शुरू हो गया। वो भी तब जब ना तो बिल आया है, ना बिल का ड्राफ्ट देखा गया है, ना ही बिल के प्रावधान दिखे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। दोनों ही नेताओं की राजनीति के समीकरण में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर है, इसलिए जरा उनके बयान सुनना जरूरी है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को, गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। वक्फ एक्ट के सपोर्ट में पूरा इंडी गठबंधन उतर गया कि भाई इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बचाव में तर्क भी ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई कह रहा है कि वक्फ की जमीन को छू नहीं सकते, एक बार वक्फ में गई जमीन हमेशा के लिए वक्फ की होती है। कोई धमकी दे रहा है कि वक्फ कानून बदला तो कृषि कानून जैसा हाल हो जाएगा। कोई कह रहा है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। सुनिए जरा कैसी कैसी बातें हो रही हैं। मतलब संविधान कहता है कि हर धर्म के लिए हिसाब बराबर होना चाहिए, यहां एक को एकदम आसमान में चढ़ा रखा है, बाकी सब नीचे लाइन में खड़े हैं, और उसको जब कोई बराबर करने का प्रयास कर रहा है तो उसी को कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों के पीछे पड़ गए हो। सुनिए, आप माथा पीट लीजिएगा, बहुत से लोगों का रिएक्शन सुनिए। वक्फ बोर्ड की जमीन वंश से वक्फ ऑलवेज वक्फ, उसका मतलब ये होता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर हुई है वो हमेशा के लिए वक्फ में ही रहेगी। अगर ऐसा हम कोई ऐसा कानून उजलत में लाते हैं तो उसका जो है वो ऐसे ही जैसे जैसे हम कृषि कानून लेकर आए और किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये इससे गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ये प्रॉपर्टियां तो हमारे मुल्क में भी हर मुल्क में होती हैं। वो बॉडियां बनाए हुए होते हैं, सोसाइटीज बनाए होते हैं, कमेटियां बनाए होते हैं, सरकारें उनकी हिफाजत करती हैं कि वहां पर जो है वो सरकार अपनी मनमानी कर रही है और रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया, तब से उनके पीछे पड़ गई है। आप अब कोई चुनाव जीतने वाले नहीं, क्योंकि न तो हिंदू आपके साथ है और न तो अल्पसंख्यक आपके साथ है। जो बाकी लोग कह रहे हैं वो तो फिर भी समझा जाए, लेकिन जिन पार्टियों, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो हिंदू हित की बात करती थी, वो ये नहीं देख रही कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इस देश में बराबर उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान ने वोट नहीं दिया इसलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं।
सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि किसने वोट लेने के लिए यह सब कर दिया भाई, कि वक्फ बोर्ड बना क्यों। और जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वक्फ बाय यूजर ये कॉन्सेप्ट कहां है जरा पता कर लीजिए। इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बना दिया और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सच क्या है वो सुनिए। सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में 40 के करीब संशोधन किए गए हैं और इस हफ्ते राज्यसभा में यह वक्फ एक्ट पेश हो सकता है। सरकार के मुताबिक बिल पेश करने की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह खतरनाक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों की जमीन ले ली जाएगी, जबकि 1954 में पहली बार बने वक्फ एक्ट में 1995 और फिर 2013 में संशोधन ऑलरेडी किए जा चुके हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी कानून में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि सऊदी अरब और ओमान जैसे इस्लामिक देशों में भी ऐसा कानून नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी पर मुस्लिम समुदाय के ताकतवर लोगों का कब्जा है और इससे गरीब मुस्लिम महिलाएं और उनके बच्चे पिस रहे हैं। मुसलमानों के आर्थिक हालत जानने के लिए बनी सच्चर कमेटी तक कह चुकी है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ कानून में जो संशोधन किए जा रहे हैं उनमें सूत्रों के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति ही वक्फ संपत्ति बन सकती है, गैर मुसलमानों की नहीं।